आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन हब में मैं राकेश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 10th क्लास जो है साइंस को आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपकी साइंस की बुक के अंदर सिलेबस में क्या कुछ दिया है। उसको देखते हैं सबसे पहले कि आपकी जो साइंस की बुक है उसमें कितने पार्ट्स बने हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, उनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है और वो किस हिसाब से आप इसके आएंगे और क्या क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद काफ़ी आपके चैप्टर हटाए गए हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो कुछ कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, तो उन इकाइयों के बारे में हम थोड़ा पता करते हैं कि कौन कौन सी इकाइयाँ हैं आपके। तो आपकी बेसिकली जो बुक है उसके अंदर 7 इकाइयाँ डिवाइड की गई है। 7वीं इकाई जो सड़क सुरक्षा से संबंधित है और 6 जो इकाइयाँ हैं उनके अंदर आपके अलग अलग जो है चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। तो आपकी जो बुक है बेसिकली वो वैसे 3 मेरे हिसाब से 3 जो होते हैं पोर्शन के अंदर डिवाइड की गई है। जो आपकी जो साइंस की बुक है वो उस बुक के अंदर क्या किया गया है, आपके पहले जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले क्या दिया हुआ है, बायो का दिया हुआ है पोर्शन। उसके बाद दिए हुए हैं केमिस्ट्री के और उसके बाद दिया हुआ है फिजिक्स का। ठीक है, तो इन 3 के अंदर आपकी बुक पूरी तरह से डिवाइड की गई है और इनके अंदर आपके इकाई जो है 1 से 4 लेसन जो हैं वो क्या है, बायो के अंदर आते हैं। उसके बाद जो दिया है 5 से लेके और 11 तक, 5 से 11 लेसन तक आपके जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन दिया है। उसके बाद में जैसे ही 12 से लेके इसके अंदर बीच में भी आपके जो 11 से है, केमिस्ट्री 11 नहीं बोल सकते हम इसको, बेसिकली हम ये बोलेंगे कि ये जो 11 के अंदर आ जाते हैं ये भी फिजिक्स के ही आ जाते हैं। इसके अंदर लगभग 8 लेसन तक आपके क्या दिए हुए हैं, इसके अंदर दिए हुए हैं। और बाकी 8 से आगे जो हैं लगभग 12 तक वो क्या दिए हुए हैं, फिजिक्स के लेसन दिए हुए हैं। और उसके बाद जो अन्य मैटर बच जाता है एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के जो लेसन है वो 12 से आगे 17 तक आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली है। अब आपको मैं बेसिकली ये बता देता हूँ कि इनके अंदर कौन कौन से आपके लेसन हटाए गए हैं। आपके जो इकाइयाँ दी गई है वो 7 इकाइयों में आपकी जो बुक है वो डिवाइड की गई है। इसके अंदर आपकी जो दूसरी इकाई है उस इकाई के अंदर आपके 7वां और 8वां जो लेसन है उसको हटाया गया है। इकाई नंबर 3 के अंदर जो है वो 10वां लेसन हटाया गया है और इकाई नंबर 4 के अंदर आपके 13वां, 16वां और 17वां लेसन ये हटाए गए हैं। बेसिकली ये सारे के सारे लेसन आपके हटा दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद में आपके सिलेबस को इतना कम कर दिया गया है। बाकी अदर जो चैप्टर बचे हैं इनके चैप्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ जो पार्ट्स है उनको घटाया गया है, कम किया गया है। तो हम जो है आज स्टार्टिंग करते हैं अपने केमिस्ट्री पार्ट से लेकर। इसके अंदर आपके जो है 7वां या लेसन और 8वां लेसन हटाया गया है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके लेसन नंबर 6 से। जैसा कि आपके नाम है केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन और एंड कैटलाइज्ड, यानी रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनको मैं जानेंगे अभी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं बेसिकली कई प्रकार की होती है। सबसे रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम 2 चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है उसकी जो 2 स्टेजेस पाई जाती है। 2 स्टेजेस कौन कौन सी पाई जाती है, पहली पाई जाती है उसकी भौतिक स्टेज कि वो कैसा दिखता है, उसका रूप रंग कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है, टेस्ट में कैसा है, वो सारे के सारे क्या है उसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, रासायनिक, यानी उसका फॉर्मूला क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलने पर, तो वो सारे के सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो हम सारे के सारे गुण या परिवर्तन इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पहले देखते हैं कि जो पदार्थ होता है वो किस हिसाब से कैसे कैसे वर्क करता है। तो भौतिक गुणधर्म क्या होता है, वह परिवर्तन जिसके अंदर कोई भी पदार्थ
एक स्टेज से दूसरी स्टेज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, परंतु ये ऐसा परिवर्तन है कि जिसमें क्या होता है कि पहले वाला पदार्थ जो हमने पदार्थ लिया था, जो मैटर लिया था, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने लिया था पानी, पानी से हम पानी को क्या करेंगे, जब ठंडा करते हैं, ठंडा करने से क्या बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। परंतु बाद में जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाती है, वापस से पानी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का एक अच्छा सा उदाहरण है। उसी प्रकार जैसे रासायनिक परिवर्तन लेते हैं हम, तो इससे दूसरा पदार्थ बन तो जाता है हमारे पास, परंतु जो दूसरा पदार्थ बना है वो पहले पदार्थ में वापस जो हमने मेन मैटर लिया था उसमें बदल नहीं पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम दही से, सॉरी दूध से, इसे दूध से इसका एग्जाम्पल लेते हैं। दूध हमने लिया है और दूध से क्या बन गया, दही बन गया। अब दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, किण्वन क्रिया के माध्यम से दूध जो था वो दही में चेंज हो जाता है, परंतु हम वापस दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते। यानी इसके रासायनिक गुणधर्मों में जो परिवर्तन हुआ है, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और किसी भी पदार्थ के जो भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, और ये अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, यही जानकारियाँ इसके बारे में है। तीसरा, नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। दूसरा, यह स्थायी परिवर्तन होता है, और तीसरा इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसा कि आप जानते हो कि ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ये आप सभी इनसे अनजान होंगे या आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्या होता है। हम जानते हैं सबसे पहले उत्क्रमणीय क्या होता है। यह भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है। इसको समझने से पहले हम दो चीज़ें देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी पदार्थ जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है कि उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक वो मेन पार्ट होता है, जैसे पानी लिया है हमने तो वो क्या है, एक अभिकारक है, यानी जो क्रिया करता है किसी भी पदार्थ के साथ वो कहलाता है अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है अभिकारक के साथ रिएक्शन करने से, अभिकारक के साथ जो पदार्थ हमने लगाया है उसके साथ मिलने से जो पदार्थ हमारे पास बनता है वो कहलाता है उत्पाद, यानी प्रोडक्ट, यानी जो हमारे पास बनी है बर्फ। अब जैसे रासायनिक इसके अंदर देख लेते हैं हम, रासायनिक के अंदर देख लेते हैं कि दही, दूध हमने लिया था, दूध के साथ हमने क्या मिलाया, इसमें थोड़ी छाछ मिलाई, तो क्या बन गया हमारे पास, दही बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, उत्पाद प्राप्त हो गया हमें। और ये क्या है हमारे पास, अभिकारक है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक तो उत्पाद में बदल जाता है तथा वापस उत्पाद क्या होता है, अभिकारक में बदल सकता है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। यानी अभिकारक उत्पाद में बदल सकता है तथा उत्पाद वापस अभिकारक में बदल सकता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण लिया था पानी और बर्फ का, इसके सबसे अच्छा उदाहरण है ये पानी और बर्फ़ का। यानी पानी जो होता है उसको ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाती है, और बर्फ़ में बदलने, बर्फ़ जो है तो वापस को बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो ये वापस किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक और तरीका होता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा दोनों तरफ चलती है। उसके जो एरो के निशान होते हैं, ये जो वो क्रिया करने का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। ठीक है, और जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इसके जस्ट विपरीत होती है, जस्ट उल्टी होती है। वो होती है कि जब एक अभिकारक उत्पाद में बदल सकता है परंतु उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदल सकता, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और इसका सिंबल सीधा एक सिंगल एरो होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसका कहलाता है सिंबल।
ठीक है, तो ये इसके कुछ परिवर्तन थे। और ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी इसमें जो उत्पाद था हमारे पास वो वापस प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट था वो वापस, जो हमने वस्तु ली थी, मैंने जो पहला पार्ट लिया था उसके अंदर वापस बदल सकते हैं। इससे नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा हमारे पास, वही पदार्थ, उसकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। जैसे इसको हम देखते हैं कि H2O इसमें था, इसका उदाहरण, और ये भी क्या H2O ही होती है, इसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ इसके आकार में परिवर्तन हुआ। ये क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, और ये क्या होती है, सॉलिड स्टेज में हमारे पास प्राप्त हो जाती है। बस इतना ही परिवर्तन हुआ है, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि जो दूध हमारे पास था, दूध ये क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, ये मीठा होता है, जबकि दही क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक नया पदार्थ प्राप्त हो गया। ये हमारे पास थोड़ा सॉलिड कंडीशन में होता है, दूध हमारे पास क्या होता है, लिक्विड कंडीशन में होता है, यानी इसकी नेचर जो होती है पूरी तरह से बदल जाती है। हमारे पास जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसके माध्यम से जो पदार्थ, नया पदार्थ बनता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पुरानी पदार्थ जो हमने नया विकार, जो हमने अभिकारक लिया था उससे पूरी तरह से बदल जाती है। अब आगे बात करते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, भौतिक गुण जो हो गए, उसके बाद हम चलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है कि रासायनिक समीकरण को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना शुरू चाहूँगा। रासायनिक समीकरण के अंदर मुख्य रूप से रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें कि क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणु सूत्र व उनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना। किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को उसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हमने ले लिया पानी, तो इसका प्रतीक क्या होता है, इसको हम H2 के साथ लिख सकते हैं। नमक जो होता है, जिसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, इसको हम लिख सकते हैं NaCl। यानी इस तरह से प्रतीकों के रूप में किसी भी चीज़ को लिखना, या वो कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण शॉर्ट आउट करने से पहले इसके कुछ तरीके होते हैं जिन्हें हम करते हैं हिट एंड ट्रायल के माध्यम से हल करते हैं। रासायनिक समीकरण को हल करना यानी संतुलित करना। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, इसको हमें थोड़ा जानते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड बेसिकली वर्क कैसे करता है। जैसे आप लोग सभी जानते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है C, और ऑक्सीजन का होता है O2, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, CO2 बनाती है। इस तरह से किसी भी तत्व के प्रतीक को लिखना वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इस समीकरण को संतुलित करना क्या कहलाता है, इस समीकरण को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। अब इस समीकरण को संतुलित हम किस तरह से करेंगे, उसके कुछ चरण दिए होते हैं। वो कुछ चरण जो है वो इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। 7 तरीकों से वो शॉर्ट आउट की जा सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी, जैसे इस तरफ जो एरो के इस तरफ जो दिए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास अभिकारक कहलाते हैं। और जो हमारे पास एरो के इस साइड में यानी राइट हैंड साइड की तरफ जो हमारे होते हैं वो कहलाते हैं सारे के सारे अभिकारक। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो हमारे पास होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो होते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब इसके अंदर अभिकारक और उत्पाद जो होती है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। अभी ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। देखो इसमें कार्बन का एक अणु है,
ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और यहाँ पर हमारे पास प्राप्त कितने हो रहे हैं, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, यानी 3 हमारे पास यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये कितने हैं, 3, और यहाँ पे भी कितने हमारे पास है, 3। ये समीकरण क्या है, संतुलित है हमारे पास। अब इसको किस तरह से संतुलित किया जा सकता है, अन्य समीकरण भी आती है, उन समीकरणों को संतुलित करेंगे वो हम देखते हैं नई समीकरण बनाने के बाद में। हम एक समीकरण लेते हैं Mg प्लस O2 NgO। इस चैप्टर को वैसे समझने के लिए आपको आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में कुछ जानकारी आवश्यक है। क्या नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व कितने नंबर पे आता है, उसका सिंबल क्या होता है। जैसे बेसिकली आपके 30 तत्व अनिवार्य होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 10 हो गए आपके। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 20 हो गए आपके। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये आपके 30 तत्व हो गए। इन 30 तत्वों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना अनिवार्य है। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व कितने नंबर पे आता है और उसका प्रतीक क्या होता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम क्या प्राप्त करेंगे, आपकी इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं, किसकी कितनी संयोजकताएं होती है, उनके बारे में हम पता कर सकते हैं, तभी अब इसको संतुलित कर सकते हैं। अदरवाइज संतुलित करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट वाली बात नहीं है। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास तत्व दिया होता है, जो तत्व दिए होते हैं, उन तत्वों को क्या करते हैं, पहले बॉक्स में बंद करते हैं। सबसे पहले इसका पहला स्टेप जो है वो क्या कहलाता है, पहले स्टेप में क्या करेंगे, तत्वों को एक बॉक्स के अंदर सेटअप करेंगे। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यानी जो सबसे ज़्यादा जिसकी संयोजकता सबसे ज़्यादा दे रखी है, यानी जो नंबर में सबसे ज़्यादा है उसको देखते हैं दोनों साइड में, अभिकारक में और उत्पाद में, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको देखते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा है। अब हमारे पास लिखते हैं, उसमें हमारे पास मैग्नीशियम, यहाँ लिखते हैं अभिकारक और यहाँ लिखते हैं उत्पाद। ये संख्या इनकी कितनी कितनी है, जैसे मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ 1 है तो इसके यहाँ 1 लिखते हैं और उत्पाद में हमारे पास 1 है। दूसरा नंबर हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं, हमारे पास दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, इसकी संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, अभिकारक में और उत्पाद में कितनी है, 1 है। तो यानी अब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर इसका टोटल करते हैं तो ये 3 बनते हैं और ये कितने हैं, 2 ही बनते हैं, यानी दोनों की संख्या बराबर नहीं है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। और जो समीकरण संतुलित नहीं होती है उस समीकरण को बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित नहीं होती वह समीकरण कहलाती है कंकाली समीकरण। अब हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित हम किस तरह करेंगे, वो हिट एंड ट्रायल माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद करेंगे, दूसरा तत्व लिखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास तत्व अभिकारक में दिए हुए और कौन कौन से तत्व उत्पाद में दिए, उनकी संख्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे कि कितने नंबर कौन कौन से। अब उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम इनके जो सबसे ज़्यादा में है या जो सबसे कम में है उसको सबसे पहले उठा लेंगे। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम की संख्या दोनों तरफ समान है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे अभिकारक में जो हमारे पास तत्वों की संख्या है, यानी अणु जो है हमारे पास, वो कितने दिए हुए हैं, 2 अणु दिए हुए हैं। अभी इसके अंदर जो हमारे पास उत्पाद में कितने दिए हुए हैं, उत्पाद में मात्र और मात्र 1 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर प्लस माइनस नहीं करना, जो प्लस माइनस है, और ना ही भाग का यूज़ करना है। हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, मात्र और मात्र मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के माध्यम से हमें क्या करनी है, संख्या को ऊपर नीचे करना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि इस बॉक्स के बाहर
ही जो भी परिवर्तन होगा, इस बॉक्स के अंदर जो तत्व दिए हैं उन तत्वों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी किसी भी प्रकार से। जैसे नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, जो लगाया जाएगा वो बॉक्स के आगे लगाया जाएगा और बॉक्स के अंदर जो तत्व दिए उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं मात्र और मात्र। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अभिकारक के पास अभिकारक में हमारे पास 2 अणु दिए हैं ऑक्सीजन के, इधर उत्पाद में हमारे पास एक ही है। हम क्या करें, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो हमारे पास कितनी संख्या हो जाती है, 2 हो जाती है। यानी इधर ऑक्सीजन के 2 हो जाते हैं विकारक में और उत्पाद में भी हमारे पास कितने हो जाते हैं, ऑक्सीजन के 2 हो जाते हैं। परंतु ये हमें पता है कि जब हम इस 2 को इस बॉक्स के बाहर लगाएंगे, तो 2 को बॉक्स के बाहर लगाने के बाद में हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नीशियम को जो हमारे पास था उसकी संख्या भी तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मैग्नीशियम के हो गए और 2 हमारे पास ऑक्सीजन के हो गए। तो हमने ऑक्सीजन को तो संतुलित कर दिया, परंतु हमें जब पता चला कि ये हमारे पास मैग्नीशियम की संख्या है वो भी तो ज़्यादा होगी 2 लगाने के बाद में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मैग्नीशियम के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी संख्या 1 दे रखी है, तो ये 2, ये भी इसकी संख्या भी 2 हो गई। अब इसको दोबारा काउंट करके देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। अभी देखते हैं कि क्या होता है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं पहले। यहां देखते हैं मैग्नीशियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई है। यहाँ क्या अभी भी ये अभिक्रिया संतुलित है, अभी भी ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। यानी इनका ऐड करने पे हमें प्राप्त होता है कि 4 है, यहाँ पे 3 ही बन रहे हैं, तो ये अभिक्रिया अभी भी संतुलित नहीं है। यानी अभी भी क्या हमारी अभिक्रिया क्या है, कंकाली समीकरण ही बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम की संख्या जो है वो विकारक में कम है, 1 कम है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से करेंगे तो हमारे पास इक्वल में 1 ही आएगा, अगर 3 से कर देंगे तो यहाँ पे वापस हमारी पास संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक संख्या यहाँ पे 4 5 हो जाएंगे, जो हम कर नहीं सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो संख्या आ जाती है 2। अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, उस बॉक्स के बाहर 2 कर सकता हूँ। अब हम वापस इसको काउंट करके देखते हैं कि हमारे पास संख्या में क्या हुआ। तो ये हो जाते हैं 4 और यहाँ पे हमने इस साइड में भी उत्पाद में कुछ चेंजेस किए नहीं है, ये सारे के सारे क्या हो गए, 4। यानी ये हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो चुकी है। अब ये इतना सारा प्रोसेस जो हमने किया है, इसके बाद में अंत जो होते हैं उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इस बॉक्स के बाहर जो बॉक्स को हटा देते हैं और बॉक्स के बाहर जो संख्या लगी होती है उसको एज इट इज जो होती है वहीं लिख देते हैं। जैसे मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और इन सब को, ये जो मैटर हमने किया है कि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से गुणा किया, 2 अभिकारक के अंदर लिखे, उत्पाद में लिखे, उन सब का जो लिखने का ये जो तरीका है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड हमारे पास कहलाता है। ये सारा का सारा हिट एंड ट्रायल मेथड हमारे पास कहलाता है। अभी हम जैसे एक आगे और अभिक्रिया देखते हैं, इस अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित करेंगे। मैं इन सबको इस तरफ से इरेज कर रहा हूं। देखिए, अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित करके देखते हैं कि ये अभिक्रिया किस तरह से हमारी संतुलित होने वाली है। तो अभी इस अभिक्रिया को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन जो तत्व हमारे पास रखे हैं, इन तत्वों को क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है उसको हम सबसे पहले बॉक्स में बंद करते हैं। उसके बाद में हम ये लिखते हैं कि हमारे पास अभिकारक में कौन कौन से तत्व है और उत्पाद में कौन कौन से तत्व हैं। ये वाला पोर्शन हमारे पास अभिकारक है इतना सारा, और ये हमारे पास इधर का क्या है, उत्पाद है, और ये बीच में अनुत्क्रमणीय का आपको पता ही है कि सिंबल है।
तो अभिकारक में हमारे पास तत्वों की संख्या दे रखी है, पहले दे रखा है नाइट्रोजन, दूसरा दे रखा है हाइड्रोजन। इसके अंदर 2 ही तत्व दिए हुए, तीसरा कोई तत्व नहीं दिया हुआ है। तो अभिकारक में इनकी संख्या देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे देखते हैं उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो अब इनको टोटल करके देखते हैं कि हमारे पास 2 और 2 कितनी हो गई 4, जबकि यहाँ पे भी कितने हैं 4 हैं। परंतु अब हम ये देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन क्या आया है कि नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 1 है, तो यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। परंतु इस अभिक्रिया के अंदर एक जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है। तो ये समीकरण संतुलित तो है परंतु पूर्ण रूप से संतुलित नहीं मान सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो होते हैं दोनों के अभिकारक और उत्पाद में जो है उनकी संख्या को क्या करते हैं बराबर करते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण का एक रूल होता है कि जो जितने भी हमने यहाँ लिए हैं उतनी संख्या में ही हमारे पास वो प्रोडक्ट में प्राप्त होने चाहिए। जितने भी कारक हैं उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए उत्पाद में प्राप्त होने चाहिए। यानी ना तो परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी और ना इसके अंदर कमी होगी, दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 3 है, तो ये बैलेंस संख्या नहीं है। टोटल में चाहे कितना भी आए हमारे पास कोई मायने नहीं रखता। अब हम क्या करते हैं, इसको वही हीट एंड ट्रायल के माध्यम से क्या करते हैं, इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसी को शॉर्ट आउट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं आगे क्या करता हूँ, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे 2 हो जाता है। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 हो जाते हैं, तो मैं इसके आगे 2 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या तो हमने संतुलित कर दी, परंतु नाइट्रोजन की संख्या संतुलित करने के बाद में जो बॉक्स के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है उसके साथ भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितने बन जाते हैं 3 दूनी 6 बन जाते हैं। यानी जब ये 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितने बन जाते हैं 6 बन जाते हैं हमारे पास। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाती है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 2 ही बनी हुई है। तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रहा हाइड्रोजन, तो हम इसको क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, तो ये हमारा कितना हो गया 3 दूनी 6। अब देखो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ भी उत्पाद में भी हमारे पास 2 प्राप्त हो रहे हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, अभिकारक में और उत्पाद में भी हमारे पास कितने हैं 6 है। अभी देखो दोनों की संख्या क्या हो गई, इक्वल हो गई ना। तो ये सारी ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, संतुलित रिएक्शन कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम बॉक्स से बाहर निकाल के लिखेंगे 3H2 2NH3। ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। आगे आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, वो किस तरह से काम करती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की होती है, अलग अलग दी हुई होती हैं। जैसे कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। पहली दी हुई है आपके वियोजन, दूसरी दी हुई है आपके इससे पहले आपके वो दिया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। विशेषताएं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विशेषताएं क्या होती है। जितना हम अभिकारक में लेंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, उत्पाद में प्राप्त होगा। क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी जो होती है वो अणुओं की संख्या व द्रव्यमान के द्वारा मिलती है। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, भौतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलती है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। इसके बाद में इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं उसके अंदर दाब, ताप, दाब आदि के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरणों के बारे में, रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, यानी इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपके जो आती है, सबसे पहले रासायनिक समीकरण जो आती है वो आती है संयुग्मन। इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं।
इंग्लिश में बोलते हैं उसको एडिशन, एडिशनल रिएक्शन, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि एडिशनल, यानी एडिशनल का मतलब होगा जोड़ करना, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि C+O2 CO2 का निर्माण कर दिया, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी दो छोटे छोटे अणु मिलकर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया संयुग्मन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसा कि आप सभी को पता है क्योंकि अनुत्क्रमणीय का सिंबल दे रखा है। जो हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको वापस हम कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते। इसके बाद जो हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन दी होती है वो हमारे पास होती है विस्थापन अभिक्रिया। ये भी कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी रिएक्शन है। इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी दे रखी है आपके विस्थापन। विस्थापन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो क्या करेगा, जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व होता है और ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से सल्फेट से क्या करता है, निकाल देता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्राप्त हो जाता है। यानी कॉपर सल्फेट ये था हमारे पास, कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर होता है कम क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए ये क्या करता है, जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और इसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्रियाशीलता के आधार पर कुछ तत्व दिए होते हैं कि क्रियाशीलता के आधार पर कौन कौन से तत्व होते हैं। कुछ तत्व दिए हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो होते हैं आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये कुछ तत्व होते हैं सबसे क्रियाशील तत्व होते हैं। जैसे आपके गोल्ड है, AU है, AG है, HG है, ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील तत्व होते हैं। यानी इनको आवर्त सारणी में क्रियाशीलता के आधार पर नीचे नीचे रखा गया, जबकि ये सबसे एक्टिव तत्व होते हैं हमारे। आज के लिए आपकी दो अभिक्रिया होगी, पहली संयुग्मन अभिक्रिया और दूसरी आपकी होगी विस्थापन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आगे आने वाली जो आपकी 3 नंबर जो है विस्थापन, इसके बाद 4 नंबर जो होती है रेडॉक्स, यानी इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम आगे आने वाले जो होते हैं वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे।